जी सर। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो आज हमको पढ़ना है, भाषा विज्ञान पढ़ना है। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, MHD 7। चंद्रमा, जी सर। जो सब समझ में आ रहा तो लिख रही हो तो? जी सर। अच्छा अच्छा। जो नहीं समझ में आया कॉलेज आके पूछ लेना। जी सर। कॉलेज तो रोज जाता हूँ, आके पूछ पूछ सकती हो। जी सर। सर काश हमारा घर वहाँ बरगढ़ में होता। बरगढ़ में नहीं है तो मोबाइल में तो है। जी सर। मोबाइल से जब चाहे तब पूछ सकती हो। तो शुरू करें? हाँ जी सर। जो आते रहेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? हेलो। हाँ। हेलो। सर तो स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट करेंगे अब, और लेट नहीं करना। देखो, भाषा विज्ञान में आप पहले MHD 7 का ब्लॉक 1 किताब निकालिए ज़रा। और इसमें पहले नोट कीजिए 1.2, 1.2, 1.3, वन सर पॉइंट टू वन संप्रेषण क्या है? हाँ वही। तो मैं इसको आपको बताते चल रहा हूँ। मतलब संप्रेषण का मतलब हुआ प्रसारण, संप्रेषण करना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। भाषा विज्ञान, हालांकि इस किताब में उतना नहीं दिया है। जो आपको मूल चीज़ें पहले, इसको पढ़ने के पहले जो मूल चीज़ें जाननी चाहिए वो यहाँ नहीं दिया, उसको मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको आपको जैसे किताब में दिया है वैसे आपको बता दूं। मतलब संप्रेषण यानी अपने विचारों को प्रेषित करना, अपने विचारों को प्रकट करना किसी भी माध्यम से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे आमने सामने फेस टू फेस, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से। टेलीविज़न के माध्यम से भी वो वहाँ क्या हो रहे हैं, दुनिया भर के विचार प्रेषित हो रहे हैं। रेडियो के माध्यम से भी क्या होता है, प्रसारण होता है। तो ये है संप्रेषण, अपने विचारों को किसी न किसी तरह से दूसरे तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। 1.3 को नोट करना, बाकी उसमें आपको मिलेगा। हम्म, उसके बाद 1.5 नोट करना, 1.5 संप्रेषण का तकनीकी पक्ष। ये सब कुल मिला के एक क्वेश्चन आएगा, उसको आपको मिला करके लिख लूँगा। संप्रेषण का तकनीकी पक्ष क्या है? वो कोड वहाँ पर लिखा हुआ, कोड संकेत, कोड है, कोड के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से। तो या टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। तुम कहाँ हम कहाँ, लेकिन हमारे विचार एक दूसरे तक पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो जासूसी विभाग में रहते हैं वो लोग, उनका कोडिंग अलग होता है। जो मिलिट्री डिफेंस एयरफोर्स में रहते हैं उनका सिग्नल डिपार्टमेंट अलग होता है, उनका कोडिंग अलग होता है। वो लोग कोड वर्ड में बातें करते हैं जिसको वही डिपार्टमेंट समझ सकती है, बाकी दुश्मन नहीं समझ सकते कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो बात तो वहाँ भी हो रही है, संप्रेषण वहाँ भी हो रहा है। तो जिस किसी भी तरह हम अपने विचारों को
एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो है संप्रेषण। बाकी उसके कई कई पक्ष हैं। 1.6 को नोट करना, 1.7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1.7 सूचना, समाज, इंफॉर्मेशन। उसके बाद कम्युनिकेशन। आज आज मतलब आईटी का ज़माना हो गया है, बहुत सारे साधन हैं आज आपके पास। मोबाइल है तो ये फेसबुक है, तो इंस्टाग्राम है, तो क्या बोलते हैं उसको, और एक तो ट्विटर है। ऐसे तमाम चीज़ आपके सामने है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रेषित करते हैं। कल ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। कल ये आज जो साधन है, मोबाइल, नेट की व्यवस्था, सुविधा है, हम कहीं भी बैठ करके कहीं भी मतलब दुनिया के किसी भी कोने से हम बातें कर सकते हैं, किसी भी कोने का हालचाल हम जान सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ की तस्वीरों को भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। आज से 1000 वर्षों पूर्व ये व्यवस्था नहीं थी। तब प्रश्न उठता है कि हम अपने विचारों को प्रेषित कैसे करते थे। ये ऐसा नहीं कि उस वक्त समाचार यहाँ से वहाँ पहुँचाए नहीं जाते थे, उस वक्त यहाँ से वहाँ समाचार पहुँचा जाते थे। तो उस वक्त आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा होगा, पुराने पुस्तकों में पढ़ा होगा, किंवदंतियों में सुना होगा कि लोग वो पशु पक्षियों का सहारा लेते थे। युद्ध के दौरान, पुराने ज़माने में युद्ध जब होते थे, युद्ध के दौरान लोग कबूतर का सहारा लेते थे और किसी पक्षी का सहारा लेते थे, या दूसरे किसी पशु के माध्यम से यहाँ से वहाँ तक खबर पहुँचाई जाती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य पहुँचाई जाती थी। हाँ, ये हो सकता था कि थोड़ा लेट लेट हो सकता था, आज की तरह उतना फास्ट नहीं था। आजकल तो 4G 5G कितने कितने जी हम पहुँच चुके हैं। बहुत जल्दी से हम को समाचार मिल जाता है, बहुत जल्दी से, तुरंत मिनटों में, सेकंड में हमारी बात यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती है। ये सब संप्रेषण के ही अंतर्गत आएगा सब। 1.9 1.9 को नोट करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारांश किसी का भी मत छोड़ना। उसके बाद नोट करो इकाई 2 वाक, 2.2 वाक। वही भाषा को दूसरी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लेकिन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वाक्य के नाम 2.3 वाक्य, इसमें थोड़ा सा ग्रामर को भी दिया गया है। इसमें ग्रामर को, क्रिया की संकल्पना, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। 2.4.1 काल है ना, हमारे जो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है। इसको पेज नंबर 2, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 ऊपर में देखो लिखा है भूत, वर्तमान और भविष्य, उसको जरा नोट कर देना। वाक्य के प्रकार, कारक, ये सब व्याकरण है, ग्रामर है। लेकिन आप उसको उस वक्त जब स्कूल में पढ़ते थे तो व्याकरण के दृष्टिकोण से पढ़ते थे, लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको भाषा के दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप नोट कीजिए, उसके बाद आप नोट कीजिए पद विचार, जिसको मैं अभी अब पढ़ाऊँगा। ध्वनि विवेचन 2.6 में आपको पढ़ाऊँगा, इसको छोड़ दीजिए। भाषा इकाई 3, भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा, यानी पाश्चात्य विचारक लोग भाषा के विषय में क्या सोचते हैं। इसमें देखो नीचे लिखा है 3.3.1, इसको नोट करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आता है पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण को जो MHD6 जब हम पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा होगा भारतीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, बस ये वही चीज़ है कि दुनिया भर की 2000-2500 भाषाएं हैं, उनको तो एक साथ समझा नहीं जा सकता। इसीलिए उनको एक परिवार में, मतलब इतने सारे 9-10 परिवारों में उनको बांट दिया गया है, ताकि पढ़ने में आसानी हो और समझने में आसानी है ना। इसलिए भाषाओं का ये परिवार है ये। बाकी इसमें जो ध्वनि परिवर्तन, ये इसको मैं आपको बताऊंगा, इसको छोड़ दीजिए। ध्वनि परिवर्तन ये मैं आपको बताऊंगा।
3.5.2 पेज नंबर 42। ये अर्थ परिवर्तन कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है थोड़ा बहुत आपने नोट कर लीजिए। सारांश 3.6 नोट कर लीजिए, इसको मत छोड़ना। उसके बाद संरचनात्मक भाषा विज्ञान, इसमें से एक क्वेश्चन आता है 4.2, इसको नोट कीजिए। 4.2 का पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पहला पैराग्राफ को नोट कीजिए। उसके नीचे 4-5 पॉइंट हैं, उस पॉइंट्स को आप नोट करना। यानी सस्यूर के विचार ये हैं, उन्होंने उनके विचार हैं, इसको बस आपको पढ़ना है। पेज नंबर 48 निकालिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 48, इसको जरूर से लिखना। पेज नंबर 48 में क्या 4 पॉइंट दिए ना, मिला? जी सर। हाँ, उन चारों पॉइंट, ये सस्यूर के विचार हैं, इस चारों पॉइंट को आप नोट कर लेना। क्या लिखा है उन्होंने? भाषा वाक व्यवहार के विविध तथा व्यापक नमूनों के बीच से प्रकट सुनिश्चित व्यवस्था है। भाषा सामाजिक वस्तु है और व्यक्ति भाषा को बना या बदल नहीं सकता। व्यक्ति समाज में, ये उनके विचार हैं जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, ये लोग बाद में हैं। हम भाषा का ही अध्ययन कर सकते हैं, वाक का नहीं। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है, भाषा मूर्त है, ये मैं आपको लिखा दूंगा, बस इसको आप नोट करिए। उसके बाद पेज नंबर 50 में आइए। ब्लूमफील्ड, ब्लूमफील्ड का पेज नंबर 51 को नोट कीजिए, पूरा का पूरा। तीसरा, चौथा, पांचवा पैराग्राफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 51 का। ब्लूमफील्ड का ये आधार है। भाषा मूलतः उच्चरित है, लिखित नहीं है। इसको मैं भारतीय, जब मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको भाषा की परिभाषा, इसमें ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी, इसीलिए इसको हम ज़्यादा टच नहीं करते। बाकी सब इसी तरह आप छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सारांश 4.6, 4.6 वो सभी का थोड़ा थोड़ा दिया है। बाकी उसके बाद चामस्की है। उसके बाद आप आइए इकाई 6, समाज भाषा विज्ञान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 6.2 को नोट करना। 6.2, 6.2.1, 6.2.2 भाषा और बोली में क्या अंतर है, वहाँ लिखा है पेज नंबर 74 में, देखिए भाषा और बोली में अंतर। इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। हो गया, लिखे तो? उसके बाद 6.2.3 भाषा के सामाजिक स्तर भेद। पुरुष की भाषा अलग होती है, स्त्री की भाषा अलग अलग होती है। पुरुष जब बातें करता है तो वो कुछ अपने हिसाब से बात करता है, स्त्रियां जब बात करती हैं तो वो अपने हिसाब से बात करती है। दोनों के शब्दों में, दोनों के जो वाक हैं उनमें बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। ये है सामाजिक स्तर। उसमें उसके बाद फिर छोटे बड़े, छोटे बच्चे किसी भाषा, किसी कुछ शब्दों को लेकर बातचीत करते हैं, बड़े बच्चे लोग कुछ शब्दों को लेकर बातचीत करते हैं। एक कलेक्टर किसी शब्द को ज़्यादा प्रयोग करता है, एक नौकर किसी शब्द का ज़्यादा प्रयोग करता है। तो सभी में क्या होता है, एक स्तर भेद होता है। एक नौकर में, एक मालिक में, एक राजा में, एक प्रजा में, बहुत सारा भेद होता है। यह है वही स्तर, भेद कहा गया है, सामाजिक स्तर। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसको आप पढ़ लोगी तो समझ में आ जाएगा। आप आ जाइए भाषा और सामाजिक संदर्भ 6.5, पेज नंबर 83। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए पेज नंबर 85 में नाना नानी चाचा, जो हमारे रिश्ते नातों में जो रिश्ते बने हैं, माँ पिता, माता पिता, भाई बहन वगैरह वगैरह, संबोधन। हिंदी में भाषा वैविध्य, इसको हम MAG 6 में जब हम पढ़ रहे थे
तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं 6.6 में। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी मैंने आपको लिखवाया भी है। बाकी और इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी 7.2, हिंदी भाषा और उसका क्षेत्र, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, ये सब आप MH6 में आप पढ़ चुके हैं। बस क्योंकि भाषा है इसीलिए इसमें दिया गया है, बाकी इसी तरह है, आप पढ़ना। अभी जो इम्पोर्टेंट है, अभी आप लिखिए भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा, वो हेडिंग दीजिए आप, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका MHD 7 का ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 2 अपने पास रखे हो? है सर। ब्लॉक 2 अपने पास रखे हो इस समय? हाँ जी सर। क्या सर? सॉरी सर। जी सर। हाँ, MHD 2 अरे ब्लॉक 2, MHD 7 का ब्लॉक 2 किताब अपने पास रखे हो? जी सर, एक ही किताब है ना सर पूरी? जी सर। तो हमारी बुक आजकल तो एक आई ही में सब नहीं आ है गया है अभी क्या? तक। अच्छा, खैर छोड़िए। तो वो खंड 2 में देखो, हिंदी संरचना लिखा है खंड 2 में। वहाँ ध्वनि संरचना, रूप, शब्द और पद, उसके बाद वाक्य संरचना, अर्थ संरचना, प्रोक्ति विश्लेषण, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मैं आपको लिखाऊंगा और अच्छी तरह से इसको समझा दूंगा। बाकी जो है उसको आप समझ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप हेडिंग दीजिए भाषा की परिभाषा। हुआ? हेडिंग दिए? अच्छा, तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा क्या है। जरा 1 मिनट के लिए जरा सोचिए कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता, हम अगर बोलते नहीं तो क्या होता। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, फिर उसकी फिर वो बोलियां हैं। अगर ये सारी भाषाएं नहीं होती, ये उड़िया नहीं होता, हिंदी नहीं होता, पंजाबी नहीं होता, गुजराती नहीं होता, अंग्रेजी नहीं होता, तो क्या होता? तो क्या दुनिया चलती कि नहीं चलती? हाँ, दुनिया सर चलती। काम चलाओ चलती सर। लेकिन हो सकता है कि जब भाषा नहीं होती तो कुछ दूसरा कुछ होता, ईश्वर ने कोई दूसरी व्यवस्था की होती। सर जब जीवन शुरू हुआ था तब भी तो भाषा नहीं होगी ना, तो बिल्कुल नहीं कुछ थी। ना कुछ जो तो उस समय अपने आदान प्रदान के लिए प्रयोग करते होंगे। हाँ, क्या प्रयोग करते थे उस वक्त? लिपि का प्रयोग करते थे, संकेतों का प्रयोग करते थे, इशारों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त, कोड लैंग्वेज। हाँ, इशारों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते थे। जब लिपि में आप पढ़ना, लिपि में वो प्राचीन पत्थरों में लिखे जाते थे, प्राचीन युग के पत्थरों में लिखे जाते थे। तो सूत्र लिपि होती थी, है ना? तो चित्र लिपि होती थी, चित्र के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते थे। सूत्र लिपि, सूत्र के माध्यम से कुछ चित्र बना करके अपने विचारों को व्यक्त करते थे। तो वो धीरे 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 वो बढ़ते गया, मनुष्य विकास करते गया, आगे बढ़ते गया, और धीरे धीरे वो भाषा का निर्माण होते गया। अब प्रश्न ये कि भाषा का निर्माण कैसे हुआ, भाषा बनी कैसे, किस प्रकार ये भाषा बनी, क कहाँ से बना, ख कहाँ से बना, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम कैसे बोलना शुरू किए। ये राम, रावण, सीता और ये जितने जितने नाम आप देखते हैं, ये नाम सब कैसे रखे गए। सूरज को सूरज क्यों कहा गया, धरती को धरती क्यों कहा गया, आसमान को आसमान क्यों कहा गया, राम को रावण क्यों नहीं कहा गया, रावण को राम क्यों नहीं कहा गया, सूरज को धरती क्यों नहीं कहा गया, धरती को सूरज क्यों नहीं कहा गया, हवा को पानी क्यों नहीं कहा गया, पानी को हवा क्यों नहीं कहा गया। ये एक लंबी प्रक्रिया है। हो सकता है कि अगर
हम पहले अगर हवा को पानी कहते तो आज हम हवा को पानी ही कह रहे होते और पानी को हवा कह रहे थे। राम को अगर रावण कहते तो राम को आज रावण कह रहे होते और रावण को आज राम कह रहे होते। तो इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी बात है इसकी हम इसका यही नाम रखते हैं, इसको यही कहा जाना ठीक ठीक है, इसको यही कहा जाना चाहिए, इसको यही कहा जाना उचित है। पेड़ को पेड़ क्यों कहा, गाछ को गाछ क्यों कहा, धरती को धरती, चिड़िया को चिड़िया हमने क्यों कहा, आदमी को आदमी क्यों कहा, जानवर क्यों नहीं कहा। तो ऐसे तमाम प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं जब हम भाषा विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि भाषा बनी कैसे। अनेक विद्वानों ने, अनेक आविष्कारों ने, अनेक वैज्ञानिकों ने, भाषाविदों ने अनेक प्रकार से प्रयास किए। ऐसा भी प्रयास किया गया कि एक बच्चे को कई दिनों तक एक कमरे में बंद करके रखा गया। जब बंद कमरे में रखा गया तो उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, कुछ नहीं बोल पाया, गूंगा हो गया वो। एक बच्चे को जब समाज में रखा गया तो कुछ दिनों के बाद वो माँ शुरू करता है, पा शुरू करता है, टूटी फूटी भाषा में वो शुरू करता है। क्यों? वो जैसा सुन रहा है वैसा वो बोल रहा है। अरिस्टोटल का यहां पर वो अनुसृजन वाला सिद्धांत यहां काम करता है। हमने भी जैसा सुना वैसा बोला। तो प्रश्न वहीं पर है कि हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, आज से 6,000, 8,000, 10,000 साल पहले लोग तो लाखों लाखों करोड़ों साल, जब हमारे वो जब कहीं खुदाई होती है ना, पुरातत्व विभाग और हिस्टोरियन जब कहीं खुदाई करते हैं तो वहाँ तो लाखों करोड़ों साल पुरानी बताते हैं, यानी लाखों करोड़ों साल भी पहले मनुष्य रहा होगा। प्राणी लोग रहा करते थे, जीव वन है ना, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, लोग रहते होंगे, लेकिन उनका इतिहास हमको पता नहीं, कैसे क्या बोलते थे। तो यहां पर एक उत्तर निकलता है कि प्रकृति हमसे पहले आई। ईश्वर ने मनुष्य को बनाने के पूर्व प्रकृति का निर्माण किया, पेड़ पौधों का निर्माण किया, सूरज का निर्माण किया, हवा का निर्माण किया, पानी का निर्माण किया, जिससे मनुष्य की जिंदगी चल सके। ये अनिवार्य तत्व हैं जीवन के, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। तो ये इन पंच तत्वों को ईश्वर ने पहले बनाया, यानी प्रकृति को ईश्वर ने पहले बनाया। उसके कई वर्षों बाद फिर मनुष्य का जन्म हुआ। याद रखना, ईश्वर का पहला अवतार मनुष्य है, बाद में वो बाकी देवी देवता वगैरह वगैरह वगैरह। पहला अवतार मनुष्य, क्योंकि उनको मालूम था कि ये मनुष्य ही कल देवता बनेगा। मनुष्य ही के अंदर ही वो सारी बातें हैं कि वो कल वो मतलब कुछ भी कर सकता है। इसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है, इतने सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकता है और कर रहा है। आज आप देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया खोल के देखो, फेसबुक को खोल के देखो, कितनी 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 सारी बातें निकल के आती हैं कि दिमाग में हम वो समा ही नहीं पाती। कितनी कितनी अद्भुत बातें, कितनी कितनी आश्चर्य भरी बातें, कितनी कितनी मतलब अद्भुत बातें हमें नजर आती कि दुनिया में क्या से क्या हो रहा है, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। ये सारी बातें हमारे जहन में आती हैं। तो प्रश्न हुई कि भाषा बनी कैसे। मैंने कहा कि पहले ईश्वर ने प्रकृति को बनाया, फिर मनुष्य को बनाया। तो प्रकृति को बना दिया, चलो अच्छी बात, हमको जीने के लिए साधन मिल गया, पानी मिल गया, सूरज की रोशनी मिल गई, धरती माता मिल गई, अग्नि मिल गया, वायु मिल गया, सब मिल गया।
अब जब पेड़ से, जो जंगल में जब हवा चलती है, तो हवा कैसे चलती है? हवा सर कैसे सन चलती सन है? सन सन। सन 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 सन। नदी कैसे बहती है? कल सर कल झरझर। कल 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 ध्वनि करती हुई नदियां बह रही है। नदी कल कल ध्वनि करती हुई बहती है, और हवा सन सन करके बहती है। पेड़ जब टूट करके गिरता है तो कैसा आवाज होता है? सर चढ़ 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 चढ़। चर 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 करके गिरता है। उसी में और जोड़िए, शेर की आवाज, तो हाथी की आवाज, तो बंदर की आवाज, तो बिल्ली की आवाज, तो अन्य वन्य प्राणियों की आवाज। ये सब हमसे पहले थे, हमने उनको सुना, और सुनने के बाद हमें भी मालूम, हमें भी, हमने उनसे सीखा। हमारे बच्चे जैसे हमसे सीखते हैं, हमने उनसे सीखा बोलना। ये आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, अरे कोयल कैसे बोलती है, कितनी मीठी बोली बोलती है। शेर कितना दहाड़ता है। बिल्ली, मैं आऊं कि नहीं आऊं। बंदर, फिर हाथी, फिर घोड़ा, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने इनसे बोलना सीखा। पेड़ पौधों से हमने बोलना सीखा, आवाज सीखी, और हमने फिर कोशिश की, और जब कोशिश की, उसके बाद कोशिश करते गए, कामयाब होते गए, और इसी प्रकार धीरे धीरे भाषा बनती गई। ये भाषा का प्रारंभिक चरण तुम मान सकते हो। बाद में आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आप जानते हैं। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई, मनुष्य आविष्कार करता गया। और लिखना एक लाइन, 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर बानी। लिख दीजिए वहां पर, 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर बानी। 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर बानी। तो 4 कोस में पानी बदल जाती है, और 8 कोस में पानी बदल जाती है। देखना, आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का पानी का टेस्ट अलग होगा, तो आपके जो रिलेटिव कहीं दूर जगह रहते हैं, वहाँ जाओगे तो वहाँ का पानी का टेस्ट अलग होगा। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ की बोली चाल अलग है, तो कहीं आप अलग कहीं जाओगे तो वहाँ का बोली चाल ही अलग। अगर आप जिस इलाके में आप भुवनेश्वर में रहते हैं, तो वहाँ का बोली चाली रहन सहन शैली अलग है, तो आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ का बोली चाली रहन सहन शैली बिल्कुल बदल जाएगी। वहीं आप बॉम्बे जाओ तो वहाँ पर मैं जाएगी मैं खाएगी शुरू हो जाता है। अपन जाएगा बराबर वाली बात शुरू हो जाती है। दिल्ली में जाओ तो हमने जाना है, हमने खाना है, हमने पीना है, हमने सोना है शुरू हो जाएगा। भुवनेश्वर में उड़िया वाली भुवनेश्वर जाओगे तो वहाँ कौन हैला केमती केमती हैला कौन हैला बड़े जो शुरू हो जाएगा। तो अलग अलग जगह की अलग अलग बातें हैं, जो कि जिस पर पर्यावरण का भी बहुत असर पड़ता है, वातावरण का भी बहुत असर पड़ता है। ये मैंने इसलिए कहा कि क ख ग आना जाना खाना उठना बैठना वही है, लेकिन दिल्ली में किसी अलग शैली से बोली जाती है, महाराष्ट्र में किसी, बम्बई में किसी अलग शैली से बोली जाती है, और उड़ीसा में भुवनेश्वर में किसी अलग शैली से बोली जाती है, जो कि उस पर वहाँ की बोली का प्रभाव है। यानी हर जगह आदमी बोल रहा है, अपने हिसाब से बोल रहा है, और समझने वाले समझ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार लिखिए, भाषा वह है जो कोई अर्थ रखती हो। सर भाषा वो है। जो कोई अर्थ रखती हो। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में भाषा वह कोई भी माध्यम हो सकती है जो किसी मानव प्राणी के विचार को
दूसरों तक पहुंचाती है। सर जो के बाद क्या बोले? जो के बाद जो किसी मानव प्राणी के विचार को दूसरों तक पहुंचाती है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करता है। अतः अतः भाषा परस्पर विचार विनिमय का साधन है। अतः भाषा परस्पर विचार विनिमय का साधन है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसकी सृष्टि को भाषा कहते हैं। वाह, भाषा कहते हैं। पशु से मानव का भिन्न होने का महत्वपूर्ण कारण पशु से मानव का भिन्न होने का महत्वपूर्ण कारण यही है कि पशु से मानव का महत्वपूर्ण कारण ये पशु से मानव का भिन्न होने का पशु से मानव का भिन्न होने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि पशु अपने हृदयस्थ भावों को हृदय में ही रखते हैं उसे व्यक्त नहीं करते। हृदय में ही रखते हैं, उसे व्यक्त नहीं करते। जबकि मनुष्य सुख हो या दुख दोनों ही दशाओं में हृदय के भावों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। और उनके व्यक्त करने की शैली ध्वनि संकेतों के माध्यम से होती है। वाह, ध्वनि संकेतों के माध्यम से होती है। ध्वनि संकेतों का मतलब यहां पर क्या हुआ? आवाजें। हाँ, मतलब जो हम क ख ग जो शब्द बोलते हैं, है ना, वो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, वो सारे जितने, वो है ध्वनि संकेत। भाषा ध्वनि संकेतों की एक व्याख्या होती है। भाषा ध्वनि संकेतों की एक व्याख्या होती है। वायुमंडल में
वायुमंडल में ईथर के कण होते हैं। सर ईथर संकेतों की एक व्याख्या होती है, संकेतों की एक व्याख्या होती है। वायुमंडल में ईथर के कण होते हैं। सर ईथर मतलब? ईथर मतलब जैसे जो आज जो भी हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, या नेटवर्क चल रहा है, या टीवी चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, जो भी चल रहा है वो सब उसी के माध्यम से चल रहा है, ईथर के कण। वो जो सूरज की रोशनी में कभी तुम देखना, सूरज की रोशनी जब आती है तो उसकी रोशनी में तुम देखना वो बहुत सारे कण घूमते रहते हैं। कभी देखा है आपने? जी सर, जी जी सर, सर। जी हाँ सर। थोड़ा सा कहीं पर ऐसे हाथ मार दो जरा, या अपने बिस्तर पर हाथ मार दो, वो जहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही है, तो देखना कितने सारे कण उड़ते नजर आएंगे आपको। तो यही है ईथर है कण, जिससे हम एक दूसरे से, जो हमारी आवाज़ यहाँ से वहाँ पहुँचती है, उनसे टकरा कर वहाँ तक पहुँचती है। वो सारा नेट व्यवस्था जितनी है सब उससे ही आगे बढ़ती है। तो वायुमंडल में ईथर के कण होते हैं जो व्यक्ति के मुंह से निकले ध्वनि संकेतों को ध्वनि संकेतों को एक गति देते हैं, एक गति देते हैं तथा एक गति देते हैं तथा अन्य व्यक्तियों के श्रवणेंद्रियों तक उसे पहुंचाते हैं। बाबूराम सक्सेना ने पुनः कहा बाबूराम सक्सेना ने पुनः कहा, इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे हाइफन देकर, जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना पुनः कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा देकर लिखेंगे, भाषा मनुष्यों द्वारा उच्चारित उन ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को कहते हैं। भाषा मनुष्यों द्वारा उच्चारित उन ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष समुदाय के लोग विचारात्मक स्तर पर भाषा मनुष्यों द्वारा उच्चारित उन ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष समुदाय के लोग विचारात्मक स्तर पर परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं। पाश्चात्य विद्वान ट्रेगर के अनुसार भाषा इच्छानुकूल पाश्चात्य विद्वान ट्रेगर के अनुसार भाषा इच्छानुकूल उच्चारित प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है
एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा सामाजिक प्राणी परस्पर सहयोग प्राप्त करते हैं। ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ, अंग्रेजी में लिखेंगे थोड़ा, ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ। सर एक मिनट, इसके द्वारा सामाजिक प्राणी, उसके बाद क्या है? प्राणी परस्पर परस्पर सहयोग प्राप्त करते हैं। फिर हाइपन देके लिखना, ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ, ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी vocal symbols by means of which a society group cooperates, by means by means of which a society group cooperates। क्रोचे के अनुसार क्रोचे कल जो हम पढ़ रहे थे, क्रोचे के अनुसार लैंग्वेज इज ए आर्टिकुलेटेड limited language is a sir, articulated फिर से language is a articulated limited sound organized for the language is a articulated limited sound organized for the purpose of expression। Sir, organized for the purpose of expression। वाह लिखे, purpose of expression। लिख लिए? जी सर। जी सर। एनसाइक्लोपीडिया में भाषा की परिभाषा, एनसाइक्लोपीडिया क्या है आपको पता है? एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है मालूम है आपको? विश्वकोश सर। विश्वकोश, हर सब्जेक्ट का विश्वकोश होता है, याद रखना। एनसाइक्लोपीडिया में भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ, language may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human being as सर a ये वाली member, लाइन एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। लैंग्वेज में भी डिफाइन एंड आर्बिट्रेरी। language may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human being as a member of social group
as a member of social group, participant and participants in culture interact and communicate. Sir, participates. In culture interact and communicate. डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करते हैं। उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। अंत में लिखो, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा देकर लिखना, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। जिसके द्वारा किसी भाषा के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अंततः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा वह है जो बोली जाती है। जो विशिष्ट समुदाय में बोली जाती है, और जो मनुष्य एवं उसके समाज के भीतर की भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशिष्ट समुदाय में बोली जाती है, और जो मनुष्य
एवं उसके समाज के भीतर की ऐसी कड़ी है जो निरंतर आगे जुड़ती रहती है। ये हो गया भाषा की परिभाषा, हो गया। उसके बाद आप हेडिंग दीजिए भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां। इसको आप कहीं भी जहां आवश्यकता पड़े इस पॉइंट्स को आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ये इसको हम लोग कल लिखेंगे, आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, कल इसको शुरू करेंगे और ध्वनि और रूप कल पढ़ेंगे ना। इसको आप आज पढ़िए, डाइजेस्ट कीजिए, उसके बाद कल भाषा की विशेषता क्या है और उसकी प्रवृत्तियां क्या है कल पढ़ेंगे। ओके, आज की पढ़ाई यही बंद करते हैं। सर दीक्षिक मतलब क्या हुआ? यह दीक्षिक मतलब होता है स्व इच्छा से जब आप बोलते हैं, अपने मन से तो आप बोलते हैं ना, कि कोई आपको बोलने के लिए थोड़ी बोलो। जब आप बोलते हैं उस वक्त आप अपने मन से बोलते हैं। वाह, जी सर। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषता और प्रवृत्तियां। ठीक है, आज यही बंद करते हैं।